मार्सेल प्रूस्ट एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक लिखने वाला नहीं, एक राज है, एक सफर है, एक आईना है जिसमें हर इंसान अपना चेहरा देख सकता है। मार्सेल प्रूस्ट 1871 में पेरिस में पैदा हुआ, एक ऐसे जमाने में जब फ्रांस जंग से निकल रहा था और दुनिया बदल रही थी। बचपन से ही उसके अंदर एक नरमी, एक नजाकत थी। वो दुनिया के बच्चों जैसे नहीं था। कमजोर जिस्म, कमजोर सांस और एक ऐसी दिलकशी जो बाहर नहीं अंदर की दुनिया से आती थी। उसको एस्थमा था और जिंदगी भर ये बीमारी उसके साथ रही। हर सांस एक जंग थी, हर रात एक इम्तिहान। जब और लोग जिंदगी के मैदान में भागते थे, प्रूस्ट अपने कमरे में बंद रहता था और अपने ख्यालों में सफर करता था। उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए, दीवारों पर कॉर्क लगवा दी ताकि बाहर का शोर अंदर न आए। वो कहता था कि मैं अपनी रूह की आवाज सिर्फ तब सुन सकता हूं जब दुनिया चुप हो जाए। और यही छुपी हुई आवाज, यही अंधेरा उसकी सबसे बड़ी रोशनी बन गई। अपनी तन्हाई में उसने लिखना शुरू किया, पहले छोटी बातें, फिर यादें, फिर जज्बात। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि हर याद के अंदर एक समुंदर है, हर लम्हे के अंदर एक पूरी जिंदगी छुपी है। और जब इंसान इन यादों को फिर से महसूस करता है तो वो वक्त के अंदर से गुजरकर फिर से अपने आप तक पहुंच जाता है। इसी तलाश में उसने लिखा आला रिशर्च ड्यू टॉ perdu, मतलब खोए हुए वक्त की तलाश। इस किताब को लिखने में उसने अपनी पूरी जिंदगी डाल दी। ये 7 हिस्सों में लिखी गई और हर हिस्सा इंसानी जज्बात का एक नया राज खोल देता है। यहां कहानी किसी और की नहीं, हम सब की है। एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिंदगी के लम्हों को, अपने बीते हुए वक्त को, अपनी खुशबू, अपनी मोहब्बत, अपने दुख, सब कुछ दोबारा महसूस करने की कोशिश करता है। प्रूस्ट के लिए वक्त सिर्फ घड़ी में चलने वाले सेकंड्स नहीं थे। वक्त एक रूह थी, एक जिंदा चीज जो कभी खत्म नहीं होती, बस सो जाती है। और जब हम उसको महसूस करते हैं, एक आवाज से, एक खुशबू से, एक छोटी सी चाय की चुस्की से, तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। जैसे उसकी सबसे मशहूर मिसाल, जब वो एक मैडलेन, एक छोटी केक को चाय में डुबोकर खाता है तो उसके अंदर से बचपन फिर से जिंदा हो जाता है। कॉम्ब्रे का छोटा शहर, उसकी माँ, उसका घर, सब कुछ जैसे वक्त के समुंदर से उभरकर फिर से आ जाता है। ये लम्हा, ये छोटी सी याद एक दरवाजा बन जाती है गुजरे हुए वक्त और आज के दरमियान। और इसी में छुपा है इस नॉवेल का जादू। प्रूस्ट हमें दिखाता है कि याद सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नक्शा नहीं, बल्कि जिंदगी का सच है। हम सब अपनी यादों से बने हैं। हमारी पहचान उन लम्हों में छुपी है जिन्हें हम भूल चुके हैं। और जब हम किसी खुशबू, किसी सुर, किसी आवाज से वो लम्हे फिर से महसूस करते हैं तो हम अपने असली अस्तित्व यानी अपने सच तक पहुंचते हैं। प्रूस्ट ने अपने लफ्जों से वक्त को लिखने की कोशिश नहीं की, उसने वक्त को महसूस करने का तरीका सिखा दिया। उसने लिखने के माने ही बदल दिए। पहले लोग कहानी लिखते थे, उसने जज्बात लिखे। पहले लोग दिखाते थे कि क्या हुआ, उसने दिखाया कि दिल के अंदर क्या महसूस हुआ। उसने इंसान के अंदर की दुनिया, उसके ख्याल, उसके दुख, उसकी ख्वाहिशें, सबको लफ्ज दिए। और इसीलिए लोग कहते हैं कि इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम सिर्फ एक नॉवेल नहीं, एक जिंदगी है। इस किताब में हर चेहरा, हर रिश्ता, हर मोहब्बत एक आईना है जिसमें हम अपना आप देखते हैं। स्वॉन और ओडेट का इश्क, ऐसी मोहब्बत जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। नरेटर की माँ के लिए बेपनाह मोहब्बत जो हर रात के अलविदा में दर्द और सुकून दोनों बन जाती है। या फिर एक लड़की एल्बर्टीन जिसे वो अपने पास रखकर भी खो देता है। जैसे जिंदगी हमसे वो सब चीजें छीन लेती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये नॉवेल 7 वॉल्यूम में लिखी गई। हर वॉल्यूम एक सफर है। पहला स्वॉन्स वे, बचपन, माँ और पहली मोहब्बत। दूसरा विद इन अ बडिंग ग्रोव, जवानी और दुनिया के नए रंग। तीसरा द गरमांटेज वे, स्टेटस, सोसाइटी और लोगों के दिखावे।
सिटीज ऑफ द प्लेन में इंसान के छुपे हुए जज्बात और सोसाइटी के दो चेहरे। फिर द कैप्टिव और द फ्यूजिटिव में इश्क का बंधन और उसका टूटना। और आखिरी टाइम रीगेंड, जहां सब कुछ समझ आ जाता है और लिखने के जरिए इंसान अपने वक्त को दोबारा पा लेता है। ये कहानी बताती है कि वक्त एक दुश्मन नहीं, एक दोस्त है जो सिर्फ हमसे छुप जाता है और जब हम तैयार होते हैं वो फिर से सामने आ जाता है। ब्रूस ने बताया कि जिंदगी लिखने से नहीं, महसूस करने से समझी जाती है। और लिखने का मतलब सिर्फ अल्फाज बनाना नहीं, बल्कि अपनी रूह के अंदर झांकना है। ये किताब इसीलिए 20वीं सदी की सबसे बड़ी नॉवल मानी गई, क्योंकि इसने इंसानी सोच को बदल दिया। ये सिर्फ एक राइटर की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो वक्त के समुद्र में खो गया और अपनी यादों के जरिए दोबारा मिला। और जब तुम इस किताब को समझने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने अंदर कुछ खो गए थे और प्रूस्ट के लफ्जों ने तुम्हें तुमसे मिला दिया है। प्रूस्ट के लिए जिंदगी का असली माने सिर्फ जीने में नहीं, बल्कि महसूस करने में है। जब तुम रुककर, सोचकर, याद करते हो, तभी तुम वाकई जीते हो। और इसीलिए इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम तुम्हें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये तुम्हें अपना आईना दिखाती है। तुम खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाते हो। और जब तुम आखिरी सफा बंद करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने सिर्फ एक नॉवेल नहीं, अपनी एक नई जिंदगी जी ली है। जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है, वो दौर जहां बचपन के मासूम रंग धीरे धीरे उतरने लगते हैं और उनके नीचे से एक नई जिंदगी, एक नई पहचान उभर कर सामने आती है। कॉम्ब्रे के पुरसुकून दिन, वो शांत गलियां, वो बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने वाले लम्हे अब धुंध में खोते जा रहे हैं। अब हवा में नई खुशबू है, एक समुंदर की नमी है, एक दूर कहीं बजती हुई लहरों की गूंज है, और दिल में एक अजनबी सी बेचैनी, जैसे जिंदगी खुद अपनी आवाज में बुला रही हो। अब प्रूस्ट जवानी के दाहिल दरवाजे पर खड़ा है, एक नई तलाश के साथ। अब उसके अंदर एक ऐसी भूख है जो न दिखाई देती है, न समझाई जाती है, बस महसूस होती है। एक नई दुनिया उसके सामने है, ख्वाबों, ख्वाहिशों और जज्बात से भरी हुई। ये दौर है जब दिल पहली बार किसी और के लिए धड़कना सीखता है, जब एक मुस्कुराहट, एक नज़र, एक छुअन दिल के अंदर बिजली बनकर गिरती है और इंसान समझता है कि मोहब्बत सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी होती है। गिलबर्ट, स्वान की बेटी। उसका नाम बोलते ही जैसे हवा हल्की हो जाती है, जैसे कहीं दूर से घंटी बजती है। गिल बर ते, उसके नाम में एक लहर है, एक कोमल धुन है जो दिल को महसूस होती है। वो प्रूस्ट के लिए पहली चांदनी है जो बचपन के अंधेरों को रोशन करती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत है जो वक्त को रोक देती है, और उसकी मुस्कुराहट में एक दूरी है जो बुलाती भी है और दूर भी करती है। लेकिन ये पहली मोहब्बत सुकून नहीं लाती, ये एक बेकरारी है, एक छुपा हुआ तूफान है। जैसे दिल के अंदर कुछ जल रहा हो, कुछ उभर रहा हो, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे। हर मुलाकात में उम्मीद है, हर अलविदा में दुख, और हर दुख में एक अजीब सी मिठास जो सिर्फ पहली मोहब्बत देती है। फिर बालबैक आता है, समुंदर के किनारे का शहर, जहां हवा में नमी है और हर शाम में सूरज समुंदर के नीचे डूबकर जैसे आसमान को गुलाबी कर देता है। बालबैक, जहां प्रूस्ट पहली बार जिंदगी को अपनी आंखों से देखने लगता है, पहली बार समझता है कि दुनिया कितनी बड़ी, कितनी रंगीन और कितनी उलझी हुई है। वो समुंदर के किनारे बैठकर लहरों की आवाज सुनता है, कभी शांत, कभी तूफानी, जैसे अपने अंदर के जज्बात उसके साथ लहरा रहे हों। और इसी बालबैक में उसकी मुलाकात होती है एक नई लड़की से, एल्बर्टीन। एल्बर्टीन, उसके चेहरे में एक राज है, एक छुपी हुई कहानी। उसकी आंखों में एक चमक है जो सिर्फ कुछ पल के लिए दिखती है और फिर गुम हो जाती है, जैसे धूप में पानी पर चमकती हुई लहर। उसकी मुस्कुराहट में एक खामोशी है, और उस खामोशी में कुछ ऐसा है जो दिल को खींच लेता है, जैसे एक अनजान रास्ता बुला रहा हो। प्रूस्ट उसके करीब आने लगता है, लेकिन जितना करीब आता है उतना ही उसके अंदर कुछ और गहरा महसूस होता है।
एक दूरी, एक तलाश, एक अधूरापन। प्रूस्ट यहाँ जवानी को सिर्फ उम्र नहीं बल्कि एक जज्बाती जुबान बना देता है। ये दौर सिर्फ बदलने का नहीं, महसूस करने का है। जवानी में हर चीज पहली बार होती है, पहली खुशबू, पहली मुस्कुराहट, पहली चोट, और हर पहली चीज में एक नया असर होता है, एक नया दर्द, एक नई खुशी। इंसान को लगता है कि वो सब कुछ समझ गया, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने अंदर के समुंदर के किनारे खड़ा है और लहरों को देख रहा है जो उसे बुला रही है। और यही तो प्रूस्ट का जादू है। उसके लफ्ज़ सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बताते, बल्कि जिंदगी के अंदर छुपी हुई तलाश को समझाते हैं। वो दिखाते हैं कि मोहब्बत सिर्फ मिलने में नहीं, खोज में है। वो तलाश जो इंसान को जीने पर मजबूर करती है। वो तलाश जहां वो हर चेहरे में अपने अंदर के खालीपन को भरता है। और हर बार जब वो सोचता है कि उसे अपनी मंजिल मिल गई, वो समझता है कि ये तो एक नया सफर शुरू हुआ है। बाल्बेक के समुंदर पर एल्बर्टीन की मुस्कुराहट के बीच और दिल के बेचैन लम्हों में प्रूस्ट समझने लगता है कि मोहब्बत एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब कभी नहीं मिलता, लेकिन जिसकी तलाश ही जिंदगी को मानी देती है। और जब वो हवा में समुंदर की खुशबू महसूस करता है तो उसे लगता है कि ये मोहब्बत भी समुंदर जैसी है, जितना ज्यादा देखो उतनी गहरी होती जाती है। और इसी में एक सच छुपा है कि जवानी, अपनी बेचैनी, अपने सपने, अपने दुख और अपनी ख्वाहिशें सब मिलकर इंसान के अंदर एक नई रोशनी जगाते हैं। ये रोशनी कभी तेज नहीं होती, ये धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे सुबह होने से पहले आसमान में धूप का पहला रंग। और जब तुम उस रोशनी को महसूस करते हो तो समझते हो कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में हो, वो दौर जहां हर जज्बात पहली बार जिया जाता है और हर याद हमेशा के लिए दिल पर लिखी जाती है। स्वॉन्स वे, कॉम्ब्रे। कॉम्ब्रे एक छोटा सा शहर, लेकिन पूरी दुनिया जैसा, जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। ये कहानी का पहला मंजर है मार्सेल प्रूस्ट के बचपन का, उसके घर, उसके कमरे और सबसे बढ़कर उसकी माँ के प्यार का। बचपन में हर शाम एक दुख होता था। जब रात होती और उसकी माँ नीचे बैठी होती मेहमानों के साथ, वो ऊपर अपने कमरे में रोता हुआ इंतजार करता था, बस एक छोटी सी गुड नाइट किस के लिए। ये छोटी सी बात उसके लिए सब कुछ थी। और जब उसकी माँ आखिर उसके कमरे में आती तो उसके चेहरे पर वो सुकून होता, जैसे दुनिया फिर से ठीक हो गई हो। उसकी जिंदगी का सबसे गहरा जज्बा, एक माँ के प्यार की छोटी सी चाहत, इसी से प्रूस्ट ने अपना सफर शुरू किया। कॉम्ब्रे में सब कुछ अपने एक अलग लहजे में चल रहा था। हर सुबह, हर शाम एक ऐसी रिदम थी जैसे वक्त खुद एक गीत बन गया हो। और इसी रूटीन में, इस हैबिट में जिंदगी का पहला मतलब छुपा था। प्रूस्ट कहते हैं कि आदत, हैबिट इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन वही उसे अंधा भी बना देती है। जब तक कुछ बदलता नहीं, हम सोचने से बंद हो जाते हैं। लेकिन जब एक छोटी सी चीज, एक खुशबू, एक आवाज, एक टेस्ट कुछ बदल देती है, तो याद के दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर आता है उस नॉवेल का सबसे मशहूर लम्हा, द मैडलिन मोमेंट। एक दिन प्रूस्ट एक छोटी केक मैडलिन को अपनी चाय में डुबोकर खाता है, और उसी लम्हे, बिना सोचे, बिना तैयार हुए, उसके अंदर से एक लहर उठती है, एक अजीब सी खुशी, एक पुराना सुकून जिसे वो पहचान नहीं पाता। और तब उसे समझ आता है कि ये टेस्ट, ये खुशबू उसके बचपन की याद है। कॉम्ब्रे के दिन, घर की गली, माँ की मुस्कुराहट, सब कुछ एक पल में वापस आ जाता है। ये है इनवॉलंटरी मेमोरी, जब याद अपने आप लौट आती है, बिना बुलाए, बिना जोर के। ये लम्हा एक छोटी सी चाय के सिप में जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल देता है कि वक्त कहीं गया नहीं, वो सिर्फ छुप गया है और महसूस करने की देर है। कॉम्ब्रे सिर्फ एक जगह नहीं, एक हालत है, एक रूह की जमीन। वहाँ के रंग, वहाँ की रोशनी, वहाँ की खुशबू सब इंसान के अंदर बस जाती है। और जब प्रूस्ट इन सब को लिखता है तो हम समझते हैं कि कॉम्ब्रे हर एक के अंदर कहीं ना कहीं है। हम सब के अंदर एक ऐसा बचपन है जो हम भूल चुके हैं, लेकिन जो अभी तक जिंदा है, सिर्फ एक याद की छुअन का मुंतजिर। स्वॉन इन लव, एक कहानी जो मोहब्बत के सब रूप दिखाती है। चार्ल्स स्वॉन, एक अमीर और समझदार इंसान, एक औरत ऑडिट से मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि ऑडिट उसके टाइप की नहीं है, वो इतनी खास नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हर एक नज़र,
हर एक मुस्कुराहट उसके अंदर एक आग जगा देती है और फिर वो ऑडिट में खो जाता है, पूरी तरह से बेकाबू होकर। ये कहानी दिखाती है कि मोहब्बत अक्सर मोहब्बत नहीं होती, एक ख्याल होती है, एक तस्वीर जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। स्वॉन के लिए ऑडिट एक सच्ची औरत नहीं, बल्कि एक ख्याल है, एक जहनी छाया, एक सपना। और जैसे जैसे वो उस सपने में गहरा होता है, उसका इश्क जुनून बन जाता है। एक वक्त आता है जब वो ऑडिट पर शक करता है, उसकी हर हरकत, हर बात में मतलब ढूंढता है। उसकी मोहब्बत अब सुकून नहीं, दुख बन गई है। और तब प्रूस्ट दिखाता है कि मोहब्बत और परेशानी दोनों एक ही आग से जलते हैं। जो हमसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। स्वॉन ऑडिट को चाहता है, लेकिन उसी के जरिए अपना सुकून खो देता है। ये कहानी दिखाती है कि इश्क एक आईना है। हम जिसे चाहते हैं, असल में अपनी जरूरत, अपना खालीपन चाहते हैं। और ऑडिट सिर्फ एक बहाना है, एक चेहरा जिसमें स्वॉन अपना अंदर देख रहा है। जब तक वो ऑडिट के साथ है, वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल सकता। और जब ऑडिट चली जाती है, तो वो समझता है कि शायद पहली बार वो सच में जिंदा है। स्वॉन की कहानी एक मिरर बनकर प्रूस्ट के लिए रास्ता खोल देती है, क्योंकि बाद में प्रूस्ट खुद इसी रास्ते पर चलेगा और अपनी अपनी ऑडिट, अपनी एल्बर्टीन और अपनी मोहब्बत और अपना दुख खुद महसूस करेगा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं, जादू होते हैं। बैल्बेक, वेनिस, फ्लोरेंस, ये नाम प्रूस्ट के लिए सपने हैं। वो इन नामों को सुनता है और महसूस करता है जैसे इनके अंदर पूरी एक कहानी छुपी हो। बैल्बेक का नाम उसके जहन में एक समंदर की खुशबू ले आता है, हवा में नमकीन लहरों का सुर। वेनिस का नाम बोलते ही उसके अंदर से एक पुराना गीत जागता है, रंगीन पानी, चर्च की घंटियां और धूप में चमकती हुई गलियां। ये नाम उसके लिए हकीकत नहीं, तसव्वुर है, इमेजिनेशन। और प्रूस्ट दिखाता है कि इंसान पहले सपनों में जीता है, फिर हकीकत में जाकर उन सपनों को तोड़ देता है। जब प्रूस्ट बाद में इन जगहों को सच में दिखता है, तो उसे लगता है कि असली बैल्बेक उस बैल्बेक जैसा नहीं जो उसके ख्याल में था। और तब वो समझता है कि हम जहां जाते हैं, वो इतनी खूबसूरत जगह नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। लेकिन प्रूस्ट के लिए इसी में एक और सच छुपा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ इमेजिनेशन में होती है। हमारी दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितना हम उसे महसूस करते हैं। प्लेस नेम्स, द नेम, हमें बताता है कि सपने और हकीकत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर हम सच में जीना चाहते हैं, तो हमें दोनों को महसूस करना सीखना होगा, सपनों का खुमार भी और हकीकत का बोझ भी। अब कहानी एक और मोड़ ले रही है। बचपन के सपने और जवानी के जज्बात अब पीछे रह गए हैं। प्रूस्ट अब एक नई दुनिया में कदम रखता है, सोसाइटी की दुनिया, लोगों के दिखावों और नाम के रंगीन झूठों की दुनिया। यहाँ सब कुछ चमकदार है, लेकिन हर चमक के अंदर एक खालीपन है, एक मास्क, एक शोर के पीछे की खामोशी। गारमेंट्स फैमिली नाम सुनते ही लगता है जैसे एक पूरी तहजीब, एक शान, एक असर जिंदा हो जाता है। उनके महल, उनकी महफिलें, उनके मेहमान, सब कुछ जैसे एक रंगीन स्टेज पर खेला जा रहा हो। प्रूस्ट के लिए गारमेंट्स एक सपना है, वो क्लास जहां पहुंचने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन जहां पहुंचकर समझता है कि ये सिर्फ एक धुंध है। और जब प्रूस्ट उनके करीब आता है, तो उसे लगता है कि इन महलों के अंदर जितनी रोशनी है, उतने ही अंधेरे भी छुपे हैं। हर महफिल में मुस्कुराहट है, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक हिसाब है। हर तमीज में इख्तियार है, हर मेहरबानी में एक मास्क। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसकर, शान से, लेकिन उनके दिल में एक दूरी, एक तन्हाई है। प्रूस्ट लिखता है, सोसाइटी एक स्टेज है जहां हर इंसान एक किरदार निभा रहा है और सब अपने असली चेहरे छुपाकर नकली चेहरे पहने हुए हैं। और प्रूस्ट ये सब देखते हुए खामोश रहता है। वो महसूस करता है कि इंसान का सबसे बड़ा दिखावा उसका सुकून है। वो महफिलें जहां लोग एक दूसरे की बुराई करते हुए भी मुस्कुरा रहे होते हैं, जहां हर तारुफ एक कंपटीशन होता है और हर बात एक नया सिलसिला। गारमेंट्स की डचेस अपने शानदार लिबास में एक मिसाल है उस दुनिया की जो अंदर से थक चुकी है, लेकिन बाहर से अब भी रोशन दिखना चाहती है। और प्रूस्ट इन सबको देखता है, जैसे एक मुसाफिर जो एक मेला देख रहा हो जिसमें सब कुछ रंगीन है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि असली मंजिल कहाँ है। और फिर इस दौर में एक ऐसा वाकया होता है जो प्रूस्ट के अंदर सब कुछ बदल देता है, उसकी दादी की मौत।
एक ऐसी मौत जो सिर्फ एक प्यारे इंसान का छूटना नहीं बल्कि वक्त के गुजरने का पहला सच्चा एहसास है। जब उसकी दादी गिरती है, बीमार होती है और फिर धीरे धीरे दुनिया छोड़ देती है तो प्रूस्ट के अंदर कुछ टूट जाता है। वो समझता है कि वक्त सिर्फ चेहरे नहीं बदलता, वो रूह को भी घीस देता है। उसकी दादी की मौत में वो पहली बार जिंदगी का असली चेहरा देखता है, एक ऐसा चेहरा जिसमें न ग्लैमर है न शोहरत, सिर्फ फनीयत है। ये मंजर प्रूस्ट के लिखे हुए सबसे गहरे मंजरों में से एक है। वो अपनी दादी के कमरे का बारीक सा मंजर लिखता है, उसका सांस लेना, उसका चेहरा, उसके हाथ और प्रूस्ट के दिल में उठता हुआ दर्द। ये दर्द इतना गहरा है कि वो समझने लगता है कि वक्त सिर्फ गुजरता नहीं, वो इंसान के अंदर एक नई समझ छोड़ जाता है और उसी समझ में उसका सफर और गहरा हो जाता है। जब वो सोसाइटी में वापस आता है तो उसे लगता है कि सब कुछ वही है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वो गारमेंट्स के साथ बैठता है, उनके दोस्तों की बातें सुनता है, उनके दिखावों में मुस्कुराता है, लेकिन उसके अंदर एक खामोश सवाल है कि ये सब क्या है, ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। और धीरे धीरे वो समझने लगता है कि गारमेंट्स का ग्लैमर, उनका ताल्लुक, उनकी क्लास सब एक दिखावा है। अंदर से सब लोग एक जैसे हैं, अकेले, खाली और समझने की तलाश में। प्रूस्ट यहाँ इंसान के अंदर के सबसे गहरे दुख को समझता है। जब इंसान समझता है कि जहां वो पहुंचना चाहता था वो मंजिल नहीं, सिर्फ एक छाया थी और असली मंजिल उसके अंदर है, उसके जज्बात में, उसकी यादों में, उसके लिखने में। और इस दौर में प्रूस्ट का अंदरी सफर शुरू होता है। वो पहली बार दुनिया के झूठ और जिंदगी के सच में फर्क महसूस करता है। अब वो समझने लगता है कि असली अदब, असली आर्ट, असली सोच सब दुनिया से नहीं, तन्हाई से पैदा होती है। और जब वो महफिलों के बीच भी अकेला महसूस करता है तो उसे लगता है कि शायद यही तन्हाई उसके फन का पहला दरवाजा है। और इसीलिए द गारमेंट्स वे सिर्फ सोसाइटी का चित्र नहीं, एक आईना है जिसमें हम अपने जमाने का, अपने लोगों का और अपने खुद के चेहरे का सच देखते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उस गारमेंट्स दुनिया के हिस्सेदार हैं, जहां हम अपने असली जज्बात छुपाकर मुस्कुराते हैं, जहां हम लोगों से मिलते हैं लेकिन खुद से नहीं। और जब प्रूस्ट इस दुनिया से थककर अपनी अकेली सोच में वापस लौटता है तो उसे लगता है कि शायद जिंदगी एक तमाशा नहीं, एक तलाश है। और इस तलाश में उसका सफर अब अंदर की तरफ बढ़ने लगा है, वही सफर जो उसे आखिरकार वक्त और यादों के सच तक ले जाएगा। अब प्रूस्ट हमें इंसानी जज्बात के सबसे गहरे समुंदर में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी के छुपे हुए राज दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहाँ मोहब्बत सिर्फ पुरुष और औरत तक सीमित नहीं, यहाँ इंसान अपने अंदर के असली जज्बात, अपनी ख्वाहिशें और अपने दर्द के साथ सामने आता है। यहाँ शर्म के पर्दे उठ जाते हैं और समाज के बनाए हुए कानून कमजोर लगने लगते हैं। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ लोग दो चेहरे लेकर जीते हैं, एक चेहरा जो दुनिया को दिखाते हैं और एक चेहरा जो अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वही इंसानी रूह का असली दुख है। प्रूस्ट यहाँ हमें ये दिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक राज है, एक खामोश सच, एक दर्द, एक जुनून जो दुनिया के सामने आने से डरता है। M.D. चार्लोस एक शख्सियत जो पेरिस के अशराफ और नोबिलिटी का निशान है। उसके लिबास में शान है, उसकी जुबान में एलिगेंस है, उसके अंदाज में फख्र है। लेकिन इस शोहरत के पीछे, इस शख्सियत के अंदर एक तूफान छुपा है। उसके अंदर एक ऐसा जज्बात है जिसे उस जमाने की सोसाइटी समझ नहीं सकती। एक मोहब्बत जो उसके लिए कबूल नहीं, एक रुझान जो उसके लिए गुनाह है। प्रूस्ट ने चार्ल्स को लिखते हुए इंसानी दुख का एक नया पैगाम दिया। वो उसका राज खोलकर भी उसको बेइज्जत नहीं करता, बल्कि उसको एक इज्जत देता है, एक समझ देता है। वो कह रहा होता है कि हर दिल में एक सोडोम छुपा है और हर जिंदगी में एक गुमोरा है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया नहीं समझ सकती, लेकिन जिसे वो अपने अंदर महसूस करता है, और वही उसका सच है। चार्ल्स के अंदर के इस दुख को समझना आसान नहीं। वो दुनिया के लिए एक शानदार शख्सियत है, लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ इंसान।
उसका हर मुस्कुराहट एक मास्क है और हर नज़र एक खामोश इल्तिजा। उसके जज्बात, उसकी ख्वाहिशें, उसका प्यार, सब कुछ सोसाइटी के कानून के खिलाफ है। लेकिन प्रोस्ट कहते हैं ये कानून इंसान के नहीं, सोसाइटी के हैं, और सोसाइटी अक्सर उन्हें तोड़ती है जो सबसे ज्यादा जिंदा होते हैं। इस दौर में नरेटर के लिए दुनिया का मतलब बदलने लगता है। अब वो सिर्फ मोहब्बत या याद के बारे में नहीं सोच रहा, अब वो इंसानी फितरत के अंदर झांक रहा है। वो समझने लगता है कि इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं, बल्कि जज्बात, ख्वाहिशें और राज का मजमुआ है, और हर इंसान अपने अंदर अपना एक सोडोम और गोमोरा रखता है। एक ऐसी जगह जहां मोहब्बत भी है, पाप भी और सच भी। सोसाइटी के महफिलों में सब लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, फैसले करते हैं, लेकिन कोई अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। सब एक दूसरे के राज ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि अपने दिल के सच से अनजान है। ये दुनिया एक ऐसा तमाशा है जहां हर इंसान एक किरदार है, लेकिन कोई असली कहानी नहीं समझता। और नरेटर जब इस तमाशे को देख रहा होता है तो उसे लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दिखावा मोहब्बत नहीं, इज्जत है, क्योंकि इंसान मोहब्बत से नहीं, अपनी इज्जत के खौफ से ज्यादा डरता है। प्रोस्ट कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप मोहब्बत नहीं, दिखावा है। जब हम अपने सच को छुपाकर लोगों के फैसले के डर से जीते हैं तो हम अपनी रूह को मार देते हैं, और जब कोई अपना सच जिंदा रखने की हिम्मत करता है तो दुनिया उसे पागल, गुनहगार या अजीब कहती है। लेकिन प्रोस्ट के नजदीक वही लोग असल में जिंदा होते हैं। चार्ल्स अपनी ख्वाहिशों और दर्द के साथ इंसानी जज्बात का एक मिसाल बन जाता है। उसकी मोहब्बत छुपी हुई है, लेकिन उसका दुख सबसे ज्यादा रोशन है। और जब नरेटर उसे देखता है तो उसे लगता है कि इंसान के अंदर के राज ही उसको इंसान बनाते हैं। अगर इंसान के अंदर कोई छुपी हुई आग नहीं होती तो जिंदगी सिर्फ एक खाली दिखावा बनकर रह जाती। इस वॉल्यूम में प्रोस्ट इंसानी रूह के अंदर जाकर लिखता है। वो लिखता है जज्बात के रंगों में, तन्हाई के सुर में और दुख के साए में। उसके लफ्ज सिर्फ कहानी नहीं बताते, वो एक तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसमें इंसान अपने अंदर के साई को पहचानता है। नरेटर समझने लगता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग वही हैं जो अपना सच छुपाकर भी महसूस करते हैं, और सबसे दुखी वो जो अपने जज्बात को मार देते हैं ताकि इज्जतदार दिख सके। ये वॉल्यूम एक समझ बनकर सामने आती है कि इंसानी मोहब्बत सिर्फ जिस्म तक नहीं, रूह तक होती है, और जो मोहब्बत रूह से निकलती है वो कभी सच में मर नहीं सकती। सिटीज ऑफ द प्लेन्स यहाँ पर एक राज भी है और एक आईना भी। एक राज जो दिखाता है कि जिंदगी के अंदर सब कुछ इतना साफ नहीं जितना दिखाई देता है, और एक आईना जो हमें अपना दूसरा चेहरा दिखाता है, वो चेहरा जिसे दिखाने से हम डरते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का सबसे सच्चा हिस्सा होता है। प्रोस्ट ने यहाँ इंसान को जज नहीं किया, उसने इंसान को समझा, और यही उसके फन का सबसे बड़ा करिश्मा है कि वो हमें ये दिखाता है कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज सच है, चाहे वो दुनिया की नजर में गलत क्यों ना हो। अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर आ चुकी है। अब न कुम्बरे की मासूमियत है, न बेलबेक की धूप भरी हवा। अब सिर्फ एक कमरा है, एक खामोश घर, और उसके अंदर दो इंसान, एल्बर्टाइन और नरेटर। एल्बर्टाइन, वो लड़की जिसे नरेटर ने बेलबेक के समंदर के किनारे देखा था, वो लड़की जो उसकी यादों में एक नर्म रोशनी जैसी जलती थी, अब उसके घर में रहती है, उसके पास उसके रोज की जिंदगी में घुली हुई है। लेकिन अब जो प्यार कभी खुशबू था, वो अब हवा में एक बोझ बन गया है। एल्बर्टाइन उसके साथ है, लेकिन फिर भी उसके पास नहीं। वो उसके हर लम्हे में है, और फिर भी उसके दिल के अंदर एक बेचैनी है, एक शक, एक डर, एक अंधेरा जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। प्रूस्ट यहाँ मोहब्बत का सबसे कठिन सच दिखाता है। जब प्यार आज़ादी नहीं, कैद बन जाता है। जब हम जिसे चाहते हैं उसे अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं। जब मोहब्बत के अंदर इतनी चिंता, इतना डर भर जाता है कि हम उस इंसान को अपनी आंखों के सामने रखे बगैर सुकून नहीं ले सकते। और जब मोहब्बत छुपाना, संभालना और रोकने लगती है तो वो अपना असली हुस्न खो देती है। नैरेटर एल्बर्टाइन से मोहब्बत करता है, लेकिन उस मोहब्बत में एक डर है
कि कहीं वो उसे खो ना दे, कहीं वो किसी और के साथ न चली जाए, कहीं उसके दिल में कोई और न बसता हो। और ये डर उसे अपनी ही मोहब्बत में कैद कर देता है। एल्बर्टाइन उसके घर में बंद है, उसके घूमने जाने पर पाबंदी है, उसके हर कदम पर नजर है। नैरेटर समझता है कि वो उसे बचा रहा है, लेकिन असल में वो उसे कैद कर रहा है। और यही मोहब्बत का सबसे जालिम रूप है। जब हम सोचकर मोहब्बत करते हैं तो वो खुदगर्जी बन जाती है। जब हम किसी को अपनी तसल्ली के लिए रोकते हैं तो प्यार एक दर्द बन जाता है। एल्बर्टाइन अब उसके घर में रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकान है, उसकी आंखों में एक उदासी है, जैसे वो कह रही हो, तुम मुझे रखे हुए हो लेकिन समझे नहीं। और नैरेटर के अंदर एक आवाज उठती है कि मैं उसे अपने पास रखे बगैर जी नहीं सकता, लेकिन उसे पास रखकर भी सुकून नहीं मिलता। ये वॉल्यूम इंसान के अंदर के सबसे खतरनाक जज्बात को समझाता है। पोजेसिवनेस, वो महसूसात जो प्यार के रूप में आकर इंसान को तोड़ देते हैं। प्रूस्ट लिखता है, हम जिसे चाहते हैं उसे छुपाकर रखना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को छुपाकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मोहब्बत हवा जैसी है, उसे बंद करते ही वो मर जाती है। और यही होता है नैरेटर के साथ। एल्बर्टाइन एक कैद में रहती है, लेकिन असल में दोनों कैद हैं। एक मोहब्बत की दीवारों के बीच और दूसरा अपने खुद के जज्बात के अंदर। एल्बर्टाइन अपनी खामोशी में रोते हैं, नैरेटर अपने शक में। एक दूसरे के करीब होकर भी दोनों तन्हा हैं। हर दिन नैरेटर उसके चेहरे में कुछ ढूंढता है, एक निशान, एक सच, एक तसल्ली, और हर दिन उसे कुछ और दूरी महसूस होती है। एल्बर्टाइन उसके घर में एक मेहमान है जो कभी घर का हिस्सा नहीं बन सकती, और नैरेटर उसका कैदी है जो खुद अपनी कैद बना चुका है। उसके दिन एक जैसे होने लगते हैं। सुबह उसकी मुस्कुराहट, दिन भर उसकी खामोशी, रात उसके शक, और हर रात नैरेटर अपने दिल से लड़ता है। क्या वो मुझसे सच में प्यार करती है? लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे एल्बर्टाइन चली जाती है। वो घर छोड़ देती है, वो मोहब्बत छोड़ देती है, और नैरेटर के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है। उस लम्हे में वो समझता है कि किसी इंसान को कभी अपना नहीं बना सकते। इंसान सिर्फ अपने अंदर होता है, और मोहब्बत उस तक सिर्फ उस वक्त पहुंचती है जब हम उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। द कैप्टिव सिर्फ एल्बर्टाइन के जाने की कहानी नहीं, ये उस इंसान के टूटने की कहानी है जो अपनी मोहब्बत को समझने में देर कर देता है। ये वो कहानी है जब प्यार, ख्वाहिश और डर एक हो जाते हैं और इंसान समझता है कि मोहब्बत और मिल्कियत में फ़र्क है। प्रूस्ट यहाँ हमें एक दर्दनाक लेकिन सच्चा पैगाम देता है। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें आज़ादी है, और जहाँ प्यार बंधन बन जाए वो अपना रंग खो देता है। एल्बर्टाइन के छोड़ने के बाद नैरेटर के घर में एक खामोश हवा बसती है। एक हवा जो कभी उसके बालों की खुशबू से भरी होती थी, अब सिर्फ यादों से भरी है। और उस खामोशी में नैरेटर समझने लगता है कि शायद मोहब्बत का असल मतलब मिलना नहीं, खो देना है। क्योंकि जब कोई चला जाता है तभी उसके होने का एहसास सच में होता है। अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर आ चुकी है। अब न कोम्ब्रे की मासूमियत है, न बेलबेक की धूप भरी हवा। अब सिर्फ एक कमरा है, एक खामोश घर, और उसके अंदर दो इंसान, एल्बर्टाइन और नैरेटर। एल्बर्टाइन, वो लड़की जिसे नैरेटर ने बेलबेक के समंदर के किनारे देखा था। वो लड़की जो उसकी यादों में एक नर्म रोशनी जैसी जलती थी, अब उसके घर में रहती है, उसके पास, उसके रोज की जिंदगी में घुली हुई है। लेकिन अब जो प्यार कभी खुशबू था, वो अब हवा में एक बोझ बन गया है। एल्बर्टाइन उसके साथ है, लेकिन फिर भी उसके पास नहीं। वो उसके हर लम्हे में है, और फिर भी उसके दिल के अंदर एक बेचैनी है, एक शक, एक डर, एक अंधेरा जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। प्रूस्ट यहाँ मोहब्बत का सबसे कठिन सच दिखाता है। जब प्यार आज़ादी नहीं, कैद बन जाता है। जब हम जिसे चाहते हैं उसे अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं। जब मोहब्बत के अंदर इतनी चिंता, इतना डर भर जाता है कि हम उस इंसान को अपनी आंखों के सामने रखे बगैर सुकून नहीं ले सकते। और जब मोहब्बत छुपाना, संभालना और रोकने लगती है तो वो अपना असली हुस्न खो देती है। नैरेटर एल्बर्टाइन से मोहब्बत करता है,
लेकिन उस मोहब्बत में एक डर है कि कहीं वो उसे खो ना दे, कहीं वो किसी और के साथ न चली जाए, कहीं उसके दिल में कोई और न बसता हो, और ये डर उसे अपनी ही मोहब्बत में कैद कर देता है। एल्बर्टाइन उसके घर में बंद है, उसके घूमने जाने पर पाबंदी है, उसके हर कदम पर नजर है। नैरेटर समझता है कि वो उसे बचा रहा है, लेकिन असल में वो उसे कैद कर रहा है। और यही मोहब्बत का सबसे जालिम रूप है। जब हम सोचकर मोहब्बत करते हैं तो वो खुदगर्जी बन जाती है। जब हम किसी को अपनी तसल्ली के लिए रोकते हैं तो प्यार एक दर्द बन जाता है। एल्बर्टाइन अब उसके घर में रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकान है, उसकी आंखों में एक उदासी है, जैसे वो कह रही हो, तुम मुझे रखे हुए हो लेकिन समझे नहीं। और नैरेटर के अंदर एक आवाज उठती है कि मैं उसे अपने पास रखे बगैर जी नहीं सकता, लेकिन उसे पास रखकर भी सुकून नहीं मिलता। ये वॉल्यूम इंसान के अंदर के सबसे खतरनाक जज्बात को समझाता है। पोजेसिवनेस, वो महसूसात जो प्यार के रूप में आकर इंसान को तोड़ देते हैं। प्रूस्ट लिखता है, हम जिसे चाहते हैं उसे छुपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को छुपा कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मोहब्बत हवा जैसी है, उसे बंद करते ही वो मर जाती है। और यही होता है नैरेटर के साथ। एल्बर्टाइन एक कैद में रहती है, लेकिन असल में दोनों कैद हैं, एक मोहब्बत की दीवारों के बीच और दूसरा अपने खुद के जज्बात के अंदर। एल्बर्टाइन अपनी खामोशी में रोते हैं, नैरेटर अपने शक में। एक दूसरे के करीब होकर भी दोनों तन्हा हैं। हर दिन नैरेटर उसके चेहरे में कुछ ढूंढता है, एक निशान, एक सच, एक तसल्ली, और हर दिन उसे कुछ और दूरी महसूस होती है। एल्बर्टाइन उसके घर में एक मेहमान है जो कभी घर का हिस्सा नहीं बन सकती, और नैरेटर उसका कैदी है जो खुद अपनी कैद बना चुका है। उसके दिन एक जैसे होने लगते हैं। सुबह उसकी मुस्कुराहट, दिन भर उसकी खामोशी, रात उसके शक, और हर रात नैरेटर अपने दिल से लड़ता है, क्या वो मुझसे सच में प्यार करती है? लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे एल्बर्टाइन चली जाती है। वो घर छोड़ देती है, वो मोहब्बत छोड़ देती है, और नैरेटर के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है। उस लम्हे में वो समझता है कि किसी इंसान को कभी अपना नहीं बना सकते। इंसान सिर्फ अपने अंदर होता है, और मोहब्बत उस तक सिर्फ उस वक्त पहुंचती है जब हम उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। द कैप्टिव सिर्फ एल्बर्टाइन के जाने की कहानी नहीं, ये उस इंसान के टूटने की कहानी है जो अपनी मोहब्बत को समझने में देर कर देता है। ये वो कहानी है जब प्यार, ख्वाहिश और डर एक हो जाते हैं, और इंसान समझता है कि मोहब्बत और मिल्कियत में फ़र्क है। प्रूस्ट यहाँ हमें एक दर्दनाक लेकिन सच्चा पैगाम देता है। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें आज़ादी है, और जहाँ प्यार बंधन बन जाए वो अपना रंग खो देता है। एल्बर्टाइन के छोड़ने के बाद नैरेटर के घर में एक खामोश हवा बसती है, एक हवा जो कभी उसके बालों की खुशबू से भरी होती थी, अब सिर्फ यादों से भरी है। और उस खामोशी में नैरेटर समझने लगता है कि शायद मोहब्बत का असल मतलब मिलना नहीं, खो देना है, क्योंकि जब कोई चला जाता है तभी उसके होने का एहसास सच में होता है। एल्बर्टीन चली गई है। एक दिन बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़कर देखे वो चली गई, और अब प्रूस्ट के अंदर सिर्फ एक खालीपन है, एक ऐसा खालीपन जिसमें हवा भी दर्द करती है। वो कमरा जो कभी उसके कदमों की आवाज से भरा रहता था, अब सिर्फ खामोशी का घर है। उसकी चीजें अब भी वही हैं, एक स्कार्फ कुर्सी पर पड़ा है, एक किताब बेड के किनारे, और एक छोटी सी खुशबू जो अब भी हवा में तैर रही है, लेकिन उसका असर अब जहर जैसा है। हर सुबह प्रूस्ट उठकर समझता है कि वो वहीं होगी, और फिर उसे याद आता है कि वो अब नहीं है। वो हर जगह उसको ढूंढता है, पेरिस के रास्तों में, समुद्र के ख्यालों में, लोगों के चेहरों में। हर मुस्कुराहट में उसे एल्बर्टीन की मुस्कुराहट दिखती है, हर आवाज में उसका नाम सुनाई देता है। लेकिन जितना ज्यादा वो उसे ढूंढता है, उतनी ही ज्यादा वो गुम होती जाती है। और फिर एक दिन एक खबर आती है, एल्बर्टीन मर गई है। एक सदमा, एक थप्पड़ जैसा लम्हा। प्रूस्ट का जिस्म सूखा पड़ जाता है, और दिल में एक गूंज, मर गई। सच में
और यहाँ प्रूस्ट हमें इंसानी जज्बात का सबसे गहरा राज बताता है। जब दुख इतना गहरा होता है तो आंसू नहीं आते, सिर्फ एक खामोशी होती है, एक सोच जो दिल के अंदर से उभरती है और हर धड़कन के साथ एक सवाल करते हैं, क्यों? प्रूस्ट टूट जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके आंसू सच में नहीं गिरते। उसका दुख अंदर ही अंदर जम जाता है और धीरे धीरे वो उस दुख के साथ जीने लगता है। प्रूस्ट कहते हैं कि इंसान का गम भी वक्त के साथ बदलता है। पहले वो बेहोश करता है, फिर वो याद बन जाता है और आखिर में सिर्फ थकान रह जाती है। एल्बर्टीन धीरे धीरे प्रूस्ट के अंदर से निकलने लगती है, पहले उसके चेहरे से, फिर उसके आवाज से, फिर उसके खुशबू से, और आखिर में सिर्फ एक खाली महसूसात रह जाता है, जैसे हवा में कोई आवाज गूंज कर खो गई हो। और तब प्रूस्ट को समझ आता है कि मोहब्बत और मौत दोनों का एक ही असर है, दोनों इंसान को याद में बदल देते हैं। एल्बर्टीन अब एक इंसान नहीं, एक लम्हा है, एक महसूसात, एक खुशबू। वो अब भी कहीं है, एक सूरज की किरण में, एक समुंदर के लहर में, एक आवाज जो हवा में कहीं गूंज रही है, लेकिन उसका होना अब उसके पास नहीं, उसके अंदर है। और प्रूस्ट पहली बार समझता है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलता है। कभी मुस्कुराहट बन जाता है, कभी दुख, कभी सिर्फ एक नर्म याद जो हवा में तैरती है। दर्द के इस सफर में एक वक्त आता है जब प्रूस्ट भागकर कहीं और चला जाता है, वेनिस, वो शहर जहां पानी और रोशनी मिलकर सपने बनाते हैं। वेनिस जो उसके ख्यालों में हमेशा एक तस्वीर था, अब उसके लिए एक पनाहगाह है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि शायद वो अपने दुख से निकल रहा है। वेनिस के पानी में उसे अपना अक्स दिखाई देता है, एक टूटा हुआ इंसान, लेकिन फिर भी जीता हुआ। उसके आसपास सब कुछ खूबसूरत है, रंगीन शीशे, बारिश के बाद की चमक और पानी में चमकते हुए घर। और प्रूस्ट यहाँ हमें दिखाते हैं कि जिंदगी दुख के बाद भी खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जबान बदल लेती है। वेनिस के इस सफर में प्रूस्ट समझता है कि दुख से बचने का एक ही रास्ता है, उसे आर्ट में बदल देना। जब हम अपने दुख को लिखते हैं, जब हम उसे शब्द देते हैं, जब हम उसे तस्वीर में बदलते हैं, तो हम अपने खोए हुए वक्त को दोबारा पा लेते हैं। दर्द को लिखना उसे मिटा देना नहीं, बल्कि उसे समझना होता है। और जब इंसान अपने दुख को समझ जाता है, तब वो अपने अंदर के अंधेरों से निकलकर रोशनी तक पहुंचता है। वेनिस में प्रूस्ट के अंदर कुछ जागता है, एक नई सोच, एक नई रोशनी। एल्बर्टीन अब सिर्फ एक याद नहीं, एक प्रेरणा बन गई है। उसका गम अब एक जख्म नहीं, एक रास्ता है जो उसे अपने फन, अपने लिखने, अपने सच तक ले जाता है। और इसी पल में प्रूस्ट समझता है कि दुखी होने में भी एक खूबसूरती है, क्योंकि दुख ही इंसान को लिखने, महसूस करने और समझने की हिम्मत देता है। एल्बर्टीन के जाने के बाद प्रूस्ट के पास ना उसका हाथ है, ना उसकी मुस्कुराहट, लेकिन उसके पास एक कहानी है, एक कहानी जो वक्त, याद और मोहब्बत से लिखी गई है। और जब वो पेन उठाता है तो उसके लफ्ज एल्बर्टीन की याद में बहने लगते हैं। वो लिखना शुरू करता है और उसे लगता है कि हर लफ्ज में वो अपने खोए हुए वक्त को दोबारा जी रहा है। प्रूस्ट यहाँ एक बड़ी बात कह देता है, इंसान अपने दुख से बच नहीं सकता, लेकिन अगर वो उस दुख को समझ ले तो वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फन बना सकता है। और इसी में द फ्यूजिटिव का असली पैगाम छुपा है कि मोहब्बत और मौत दोनों जिंदगी को तोड़ते नहीं, वो उसे लिखने की वजह देते हैं। और जब हम लिखते हैं, जब हम यादों को फन में बदलते हैं, तो वक्त हमें दोबारा जीने का मौका देता है। और अब सफर का आखिरी मोड़। एक लंबी जिंदगी के बाद, एक पूरे दौर के गुजरने के बाद प्रूस्ट वापस लौट रहा है, उसी सोसाइटी में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वही महफिलें, वही लोग, वही गलियां, लेकिन अब उनके रंग फीके हो चुके हैं। चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों में एक पुरानी थकान, आवाजों में वही हंसी, लेकिन अब एक हल्की सी उदासी के साथ। और सबसे गहरा बदलाव उसके अंदर। अब प्रूस्ट वही इंसान नहीं जो कभी कॉम्ब्रे के बिस्तर पर अपनी मां के किस के इंतजार में रोता था, ना वही जवान लड़का जो बैलबेक के साहिल पर पहली मोहब्बत के सपने देखता था। अब वो एक और इंसान है, थका हुआ लेकिन समझदार, टूटा हुआ लेकिन जिंदा। सालों के बाद जब वो सोसाइटी की महफिल में लौट आता है
तो उसे लगता है जैसे वक्त ने हर चेहरे पर अपनी मोहर छोड़ दी हो। जो कभी शान और शौकत का निशान थे, अब सिर्फ पुरानी यादों के परचम हैं। और उस मोमेंट में प्रूस्ट को लगता है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, सब कुछ ले जाता है, सिर्फ एक चीज छोड़कर, याद। और फिर एक दिन एक छोटी सी महफिल में एक छोटी सी बात होती है, एक आवाज गूंजती है, एक जमीन पर गिरी हुई छोटी सी चीज को वो उठाता है और उस पल में एक पुराना एहसास जाग उठता है, जैसे अंदर कहीं से एक पुरानी आवाज कहे, तुम मुझे भूल नहीं सकते। और फिर एक के बाद एक याद उसके अंदर से उभरने लगती है। कॉमरे का बिस्तर, माँ की छुअन, मैडलिन की खुशबू, स्वान की मोहब्बत, ओडेट की मुस्कुराहट, ऑल्बर्टाइन के कदमों की आवाज, वेनिस का धूप भरा पानी, सब कुछ एक साथ लौट आता है, जैसे वक्त अपनी सारी परछाइयां लेकर उसके अंदर फिर से जी उठा हो। और उसे एक बात समझ आती है कि वक्त कभी खत्म नहीं होता, वो मर नहीं सकता, वो सिर्फ हमारे अंदर छुप जाता है, एक खामोश कोने में, जब तक हम उसे महसूस करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और जब वो पल आता है तो पूरी जिंदगी एक बार फिर से जी उठती है। इस पल में प्रूस्ट को लगता है कि जिंदगी का असली मकसद कभी किसी इंसान को पाना नहीं था, ना किसी जगह को, बल्कि उस एहसास को समझना था जो वक्त के अंदर छुपा है। और उसे लगता है कि यही उसका फर्ज है, लिखना ताकि वक्त और याद मिलकर एक नया सच बना सके, लिखना ताकि जो गुजर चुका है वो दोबारा जिंदा हो सके, लिखना ताकि हर वो लम्हा जो बेकार लगा एक कहानी बन जाए। और इसी समझ में प्रूस्ट अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा देखता है। हर गम, हर याद, हर दुख अब अपनी जगह पर है। स्वान का दिल टूटना, ओडेट की बेपरवाही, एल्बर्टाइन का छोड़कर चले जाना, उस दादी की मौत और वो तन्हा सफर जहां सिर्फ याद साथ रही, अब सब एक रंगीन टैपेस्ट्री बन चुका है। एक कहानी जहां हर दर्द एक रंग है और हर याद एक सिलसिला। प्रूस्ट यहाँ हमें एक बड़ी बात समझाता है कि वक्त से लड़ना बेकार है, क्योंकि वक्त को हरा नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं और अपनी यादों को फन में बदलकर उसे दोबारा जीत सकते हैं। प्रूस्ट जब पेन उठाता है और लिखना शुरू करता है तो उसे लगता है कि अब वो वक्त से लड़ नहीं रहा, अब वो वक्त के साथ लिख रहा है। और हर लफ्ज के साथ उसका दुख, उसका सुकून, उसका प्यार और उसका खोया हुआ वक्त एक नई जिंदगी ले लेता है। टाइम रिगेन्ड सिर्फ एक एंडिंग नहीं, एक नया जन्म है, एक ऐसी समझ जहां इंसान को अपने दुख से शिकायत नहीं बल्कि उन पर फख्र होता है, क्योंकि उन्हीं दुखों ने उसे समझना सिखाया। और तब प्रूस्ट को लगता है कि हर आंसू बेकार नहीं था, हर मुस्कुराहट जरूरी थी और हर लम्हा उसकी कहानी का एक हिस्सा था। और तब वो समझता है कि जिंदगी कभी बेकार नहीं होती, क्योंकि हर याद, हर जज्बात, हर दर्द मिलकर एक ऐसा किताब लिखते हैं जो सिर्फ हम लिख सकते हैं। और जब हम उसे लिखने की हिम्मत करते हैं तब हम अपना खोया हुआ वक्त दोबारा पा लेते हैं। प्रूस्ट का पैगाम साफ है, वक्त हमसे सब कुछ ले जाता है, लेकिन अगर हम अपनी यादों को महसूस करें तो वक्त हमें सब कुछ वापस दे देता है। और इसीलिए इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम सिर्फ एक नॉवल नहीं, एक जिंदगी है, एक सफर जो बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे तक और फिर फन के अंदर एक नई जिंदगी बन जाता है। और जब प्रूस्ट अपनी कहानी लिखने बैठता है तो वो समझता है कि उसने सिर्फ अपना वक्त नहीं पाया, उसने अपनी रूह दोबारा पाई है। और हम सब जब अपने अंदर के यादों को समझने लगते हैं, जब हम अपने गुजरे हुए लम्हों से मुंह नहीं मोड़ते, तब हम अपना खोया हुआ वक्त दोबारा पा लेते हैं।